जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एक स्वर्णिम वीडियो साबित होगी। तो आज की इस वीडियो में साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे और देखेंगे साथियों कि आखिर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखेंगे, यानी कि हिंदी होगी, जीके जीएस होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी। अगर आप वाकई में साथियों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन एक एक सवाल का आपका जवाब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो जाइए साथियों हिंदी के इन 37 प्रश्नों के जवाब देने के लिए। और पूरी हिंदी के सबसे दमदार क्वेश्चन साथियों आज की इस वीडियो में मैंने लिए हैं। देखिए, रियल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको क्या बताना है साथियों, परिधन आवरण बताना है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक की अगर बात करें तो भारत में भाववाचक थोड़ी ना है। भारत में तो अगर बात करें व्यक्तिवाचक है। लड़के की अगर बात करें तो लड़का क्या है साथियों, जातिवाचक है। लेकिन हाँ, मित्रता शब्द की अगर बात करते हैं तो मित्रता है, दुश्मनी है, दोस्ती है, मिठास है, खटास है, ऐसे शब्दों में साथियों भाववाचक संज्ञा होती है। उसके बाद देखिए अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग में बताइए, यानी कि इसमें से अंक का मतलब क्या। देखिए, एक तो अंक का मतलब होता है संख्या और एक होता है गोद, तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस पंक्ति इस वाक्य में चौथा शब्द क्या है साथियों, बताइए। देखिए, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ये शब्द चौथा, तो ये तो मैं कह सकता हूं कि ये विशेषण शब्द है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कैसा विशेषण, क्या ये गुणवाचक विशेषण है, क्रियावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो मैं कहूंगा साथियों ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहां पर एक संख्या ही तो आई है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग क्या होता है। तो पंडित को क्या कहते हैं साथियों, पंडिताइन कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है। देखिए यहां पर इस वाक्य को पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आम खा लिया है और अभी अभी खाया है, यानी कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, आसन्न भूतकाल वाला वो वाक्य हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तालव्य ध्वनियों की साथियों जब हम बात करते हैं तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए मैं आपको बता देता हूं, चा है, ठीक है ना, चा है, छा है, जा है, उसके अलावा जा है और उआ है, ये सारे एक तरीके से वर्ण। उसके अलावा भी अगर बात कर बताऊं जैसे कि या है, शाह है, तो ये भी साथियों क्या एक तरीके से कहलाए जाते हैं, तालव्य ध्वनियां ही कहलाई जाती हैं। तो मैंने क्या टा लिखा नहीं, मैंने पा लिखा नहीं, मैंने शाह लिखा। शाह आपका एक तालव्य ध्वनि वाला ध्वनि हो जाएगी। जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल सही है। किस क्रमांक में सुत और सुत का शब्द का युग्म सही है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सूत का मतलब क्या होता है और आपसे पूछा जा रहा है सुत का मतलब क्या होता है। तो मुझे तो इतना पता है कि इस सुत का मतलब होता है बेटा यानी कि पुत्र। और कहां पर साथियों अंत में बेटा या पुत्र लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो इस सूत का मतलब क्या हो जाएगा, सारथी हो जाएगा, और इस सुत का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम बताइए। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप साथियों क्या बताएंगे, मैं आपको बता देता हूं, सत धन मार्ग। यानी कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद तो हो जाएगा साथियों सत धन मार्ग। लेकिन अगर आपसे पूछे इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें तो व्यंजन संधि है। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तो अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानोदय में साथियों कौन सी संधि है बताइए। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे साथियों तो क्या करेंगे, ज्ञान धन उदय हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे साथियों तो आप क्या करेंगे, ज्ञान धन उदय, तो साथियों इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से संधि विच्छेद हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें स्वर संधि है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निराधार की अगर बात करते हैं तो साथियों निराधन आधार हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें विसर्ग साथियों लगेगा, इसलिए इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विलोम इसमें आपसे पूछा जा रहा है उपकार का विलोम क्या होगा। तो देखिए कभी भी उप शब्द अगर आपको दिख जाए तो उप को किस में आपको बदल देना है, अप में बदल देना है। और जैसे कार लगा हुआ है वैसे आपको कार लगा देना है, यानी कि उपकार का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, उपकार का अपकार हो जाएगा। और अपकार का पूछे तो उपकार बता देना। उसके बाद देखिए अनादर का विलोम अगर आपसे पूछे तो अनादर का विलोम तो साथियों आदर होगा। क्या होगा, आदर होगा। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अभिज्ञ की अगर बात करते हैं साथियों, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है बताइए। तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। जिन्होंने भी साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। अथ की अगर बात करते हैं, कई बार हजारों हजार बार साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि अथ का विलोम क्या होता है। तो अथ का विलोम होता है इति। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करुण की अगर बात करें तो करुण का विलोम क्या होगा बताइए। करुण का विलोम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों निष्ठुर होता है। क्या होता है, करुण का विलोम निष्ठुर होता है। उसके बाद देखिए पर्यायवाची अब आपसे पूछा जा रहा है कि यातुधान का पर्यायवाची उसमें से क्या है। तो निशिचर की अगर बात करते साथियों ये यातुधान का ही पर्यायवाची है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। ग्रीवा की अगर बात करेंगे, ग्रीवा का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए ग्रीवा एक तत्सम शब्द है और गर्दन एक तद्भव शब्द है, यानी कि बस फर्क कुछ नहीं है, तत्सम तद्भव का फर्क है। और ग्रीवा का एक तरीके से पर्यायवाची गर्दन हो जाएगा। उसके बाद देखिए रात की अगर साथियों पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो रात को क्या कहा जाता है। रात को साथियों त्रियामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रियामा कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसके बाद देखिए साथियों जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहा जाएगा, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रत्याशा बताइए। तो यहां पर अगर सही राइट आंसर की बात करते हैं तो अप्रत्याशित आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आदि से अंत तक की अगर बात करें तो आदि से अंत तक की अगर बात करें साथियों इसको आधोपांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आदि से अंत तक की अगर बात करें इसके लिए एक शब्द क्या होगा, आधोपांत होगा। उसके बाद देखिए एक शब्द आपसे पूछा जाता है साथियों कि अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है। तो जोर जोर से रोना, इसका मतलब यह होता है क्या साथियों, तो मैं कहूंगा नहीं। उसके अलावा अगर बात करें जंगल में चुपचाप रोना, अरण्य रोदन मतलब हो जाएगा नहीं। अकेले में बैठकर रोना नहीं, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, यानी कि व्यर्थ में अपनी विपदा को सुनाना ही साथियों क्या कहलाया जाता है, अरण्य रोदन कहलाया जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो साथियों उसके लिए अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं तो आप क्या बताएंगे। देखिए सवाल का जवाब बताने से पहले एक बार आप सभी लोग क्या कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर देंगे। और अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे। और अगर वाकई में आपको साथियों 2024 के वर्ष में एक वर्दी लेना है, अपने सपनों की वर्दी लेना है साथियों, खाकी वर्दी लेना है, तो जो भी क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसको आप देखा करिए करिए और उसमें जो भी क्वेश्चन साथियों आपको दिए जाते हैं उनको तैयार किया करिए। मेरा मानना है कि अगर ऐसा आप कुछ दिन तक करेंगे तो आपके चारों विषय इतने मजबूत हो जाएंगे, फिर यूपी कांस्टेबल का तो दूर की बात है, अगर यूपीएसआई का पेपर भी आपके सामने आ जाए, यानी कि यूपी सब इंस्पेक्टर का आपके सामने पेपर आ जाए, तो उसको भी आप बहुत आसानी से क्रैक कर डालोगे। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, अकिंचन कहा जाता है। जिनका भी जवाब यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के साथ इस क्वेश्चन को एक तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करेंगे। तो पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। पानी पीकर जात पूछना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों मतलब क्या होता है बताइए। तो अनोखा काम करना नहीं, विपरीत काम करना नहीं साथियों, काम निकलने के बाद सोचना, इसको क्या कह सकते हैं, पानी पीकर जात पूछना, इसको एक तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद देखिए पूर्णतया महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति इसमें से साथियों कौन सी है बताइए। तो मैं कहूंगा 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पूर्णतया महत्वहीन अर्थ को दिखाने वाली लोकोक्ति कौन है, तो 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में। उसके बाद देखिए किस क्रमांक में एरा प्रत्यय साथियों नहीं है बताइए। तो यहां पर अगर साथ बात करें, मौसेरा में एरा प्रत्यय है बिल्कुल, फुफेरा में भी एरा प्रत्यय है, ममेरा में भी एरा प्रत्यय है, लेकिन चटेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठा में उपसर्ग आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो प्रति में तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, प्रति धनिष्ठा हो जाएगा, यानी कि प्रति आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुरु दक्षिणा में कौन सा
समास है। तो मैं कह सकता हूं साथियों इसका मतलब है गुरु के लिए दक्षिणा। इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब है एक तरीके से गुरु के लिए दक्षिणा, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास है, क्योंकि जहां पर भी के लिए आ जाता है वहां पर आपका साथियों संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर सी है। तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। साथियों अगर बात करें, देखिए 37 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आएंगे किस सब्जेक्ट के, हिंदी के मैंने यहां पर 37 क्वेश्चन लिए हैं। उसके अलावा जीएस के साथियों आप लोग जो क्वेश्चन देखेंगे ना वो 38 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद साथियों मैथ और रीजनिंग को हम लोग एक तरीके से देखेंगे और फिनिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहां तक का अगर आपने साथियों सफर तय कर लिया है और अगर आप चाहते हैं कि चारों विषय पर आपकी कमांड हो तो इस पूरी क्लास को एंड तक आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आज मैंने कुछ क्लास ली है और इतने कम समय में टारगेट सिलेक्शन ने जो आपको कंटेंट दिया है वो वाकई में तारीफ के काबिल होगा। तो मैं ये चाहता हूं, मेरा ये मकसद रहता है साथियों पीछे कि मैं कम समय में आपका कम समय लेकर 50 से 55 मिनट सिर्फ आपके लेकर आपको चारों विषयों का एक तरीके से ज्ञान दे दूं, चारों विषयों का आपके लिए रिवीजन करा दूं। तो ये क्लास इस चैनल पर डेली होती है, आप लोग देखा करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एग्जाम तो एग्जाम है साथियों, दुनिया की कोई भी चीज आप इससे पास कर सकते हो इसको देखकर, यानी कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी हो, जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग आती हो, सब साथियों क्रैक हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, इंदु ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, ईश्वर ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, लेकिन यहां पर अगर साथियों बात करते हैं इष्ट की तो इष्ट साथियों ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद देखिए इक्षु का तद्भव क्या होगा, यानी कि ये जो है ना साथियों ये आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आपसे पूछा जा रहा है तो आपका आंसर जो जाएगा वो ईख के साथ जाएगा, यानी कि इक्षु को तद्भव रूप में क्या कहेंगे, ईख कहेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तुलसी जी की रचना इसमें से कौन सी है बताइए। तो अगर विनय पत्रिका की अगर बात करते हैं तो विनय पत्रिका किसकी रचना है साथियों, तुलसीदास की रचना है। राइट आंसर आपका सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई, यानी कि 4 पुस्तकों में से अगर हम बात करते हैं कौन सी पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। रसिक प्रिया के साथियों लेखक कौन है, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। केशव दास की हम बात करते हैं तो केशव दास ही साथियों रसिक प्रिया के लेखक हैं। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में साथियों रचित थी, तो वो किस भाषा में रचित थी, वो मैथिली भाषा में रचित थी, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी के साथ। जौहर के लेखक कौन है साथियों बताइए, तो श्यामा नारायण पांडे की अगर बात करें साथियों ये किसके लेखक हैं, ये जौहर नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करें देखिए अगर दुनिया में किसी भी क्या नाम है, वो अगर मेरा नाम है या आपका नाम है या किसी प्रधानमंत्री का नाम है, नरेंद्र मोदी या जो बाइडन, मार्क जुकरबर्ग, दुनिया में किसी का भी नाम है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके अलावा किसी पुस्तक का नाम है या मैं कहूं किसी नदी का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, किसी देश का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो वो क्या कहलाएगा साथियों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर अगर बात करते हैं ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है लेकिन ये भाववाचक हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें साथियों ये आपका भाववाचक हो जाएगा, बुढ़ापा है, जवानी है। उसके अलावा ममता की बात करें तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। तो कुल मिला के व्यक्तिवाचक वाला जो ऑप्शन आपका होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब यहां पर देखिए तो अब आपके सामने यहां पर साथियों कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, रीजनिंग के साथियों आपके सामने यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इन रीजनिंग के क्वेश्चन को साथियों हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से साथियों मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है साथियों रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वो अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है। अगर ऊपर से इसको देखते हैं साथियों तो जो किसकी बात चल रही है, क्या नाम है इसका, रमन। रमन की अगर बात करें साथियों, रमन अगर ऊपर से हम लोग देखते हैं तो ये कौन से स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है। ठीक है,
ऊपर से 16वें स्थान पर है, सॉरी 16वें स्थान पर है। चलिए उसके बाद अगर कहा गया है कि अगर इसको नीचे से देखते हैं तो ये 49वें स्थान पर है, यानी कि अगर नीचे से देखते हैं साथियों तो ये कौन से नंबर पर है, ये 49वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए अब यहां अगर इधर से हम देखते हैं तो ये क्या है, ये 49 लड़के हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां से अगर देखते हैं तो ये एक तरीके से देखिए ये भी तो आपका क्या हो जाएगा, इसको 2 बार काउंट किया गया, रमन को एक बार ऊपर से काउंट किया गया है, इस एक बार नीचे से काउंट किया गया है। और हम अब करेंगे क्या सा, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम एक माइनस उसमें से कराएंगे, क्योंकि रमन को इसमें 2 बार जोड़ लिया गया, ऊपर से भी नीचे से भी। तो कुल मिला के 16 और 49 साथियों आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके साथियों कितने हो जाएंगे ना, एक तरीके से 65 हो जाएंगे, लेकिन एक घटाएंगे तो इसमें साथियों 64 हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट साथियों, 64 स्टूडेंट थे। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कि यदि राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में स्थित है, यानी कि कहा गया है साथियों कि जो राम का घर है ना साथियों, राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है, तो कृष्ण का घर साथियों यहां पर होगा, क्योंकि कहा गया है कृष्ण के घर का दक्षिण में है, तो कृष्ण के घर का दक्षिण यही तो होगा साथियों, और ये राम का घर है। उसके बाद कहा गया है कि और गोविंद का घर जो है ना वो कृष्ण के घर के पूरब में है, तो कृष्ण के घर का पूरब ये होगा, और कृष्ण के घर के पूरब में साथियों किसका घर है, एक तरीके से मैं कहूं गोविंद का घर है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा गया है कि तो राम का घर, यानी कि ये राम का घर गोविंद के घर से, गोविंद के घर से किस दिशा में, तो गोविंद के घर से किस दिशा में साथियों, अगर हम लोग यहां पर बात करें, ये कहलाया जाता है साथियों दक्षिण, और ये कहलाया जाता है साथियों पश्चिम, ये पश्चिम कहलाया जाता है, सॉरी, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये कौन सी दिशा कहलाएगी, ये पश्चिम दक्षिण कहलाएगी। तो पश्चिम दक्षिण कह लो या दक्षिण पश्चिम कह लो, कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते साथियों, एक घर का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर है। चलिए तो मान लेते अगर हम यहां पर हैं और उत्तर दिशा की तरफ साथियों उसका क्या है, दरवाजा है, तो उत्तर दिशा की ओर उस कहने दरवाजा है, उस घर से निकलकर एक व्यक्ति सीधे 10 मीटर चलता है। तो ये दरवाजे से निकले और सीधे चले साथियों कितने मीटर, 10 मीटर चले। उसके बाद लिखा है उसके बाद बाईं ओर मुड़ा जाता है और 25 मीटर चला जाता है, तो बाईं इधर मुड़ेंगे साथियों और कितना चलेंगे, 25 मीटर चलेंगे। फिर से दाईं ओर मुड़ जाया जाता है और 5 मीटर चला जाता है, दाईं ओर मुड़ गए साथियों 5 मीटर चल दिए। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 25 मीटर चलते हैं, तो दाईं ओर मुड़ेंगे 25 मीटर, यहीं पर तो आकर रुकेंगे, क्योंकि जब इसकी लंबाई साथियों 25 है तो इसकी लंबाई भी 25 होगा, तो 25 मीटर यहां पर आ गए। उसके बाद कहा गया वह अपने घर से कितनी दूर है, तो उसका घर तो साथियों ये था एक तरीके से, तो कितनी इसकी दूरी हो जाएगी, देखिए ये तो आपका 10 है, 10 मीटर है, और ये कितना है, ये 5 है, क्योंकि जब ये 5 है साथियों तो ये भी 5 है, तो कुल मिला के 15 मैं कह सकता हूं 15 मीटर दूरी पर आप हैं। तो कुल मिला के आपका आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दी गई 5 त्रिअंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए ये क्वेश्चन की अगर बात करते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन साथियों इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है और बताइए। ये नए तरीके का एक तरीके से क्वेश्चन यहां पर मैंने लिया है, ठीक है। जितने मॉडल पेपर कराए हैं उसमें शायद एक आध बार ये मैंने कराया है आपको। निम्नलिखित प्रश्न जी दिए गए 5 त्रिअंकीय यानी कि 3 अंकों की संख्याएं हैं, बिल्कुल 3 अंकों की संख्याएं हैं और 5 अलग अलग संख्याएं हैं। कहा गया है प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, यानी कि जो दूसरे जगह पर है उसको तीसरे पर कर दे और जो तीसरे जगह पर है उसको दूसरे पर कर दे। यानी कि जैसे ये 832 लिखा हुआ है ना, इसको पता क्या कर दिया जाए, ये 2 इधर ले लिया जाए, ये 3 इधर ले लिया जाए, यानी कि 832 को 823 कर दिया जाए, ये कहने को बोल रहे हैं। तो प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक के स्थान पर इसको बदल दिया जाए, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले और दूसरे अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो यही कीजिए कि सभी संख्याओं को साथियों ऐसे बदल दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 719 लिखा है 791 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 754 लिखा हुआ है ना 6 4 5 आ जाएगा। उसके बाद 9 7 6 आ जाएगा। उसके बाद 4 1 8 आ जाएगा। अब इसमें देखिए साथियों क्या
तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है। यानी कि कहा गया है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और दूसरे अंक का योग क्या होगा। यानी कि कुल मिला के साथियों अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, देखिए तीसरी सबसे बड़ी क्या कहा गया है साथियों? यहां पर देखिए 700 है तो एक 9 इधर आ जाएगा, एक उधर चला जाएगा, ठीक है। कहा गया है बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए पहली सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, ठीक है, बिल्कुल हो गई। दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, तीसरी सबसे बड़ी संख्या साथियों ये हो गई। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकली? ये आपकी निकली साथियों 791 वाली। कौन सी निकली साथियों? 791 वाली निकली। यानी कि मैं कह सकता हूं तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। तो कहा गया है साथियों पहले और दूसरे अंकों का योग क्या होगा? तो पहले और दूसरे अंकों का योग क्या होगा साथियों? 9 और 1 10 होगा। तो 10 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। दूसरी, यहां पर भी कहा गया है दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग क्या होगा। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालिए, दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालिए। देखिए पहली सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है साथियों? ये है। दूसरी सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है साथियों? एक तरीके से अगर बात करें ये है, ये है, ये है साथियों, ठीक है ना। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या निकल गई और इस संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग क्या होगा? तो इसके पहले और तीसरे अंकों का योग क्या होगा? ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए यहां पर। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरी सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है? तो दूसरी सबसे छोटी संख्या, देखिए पहली सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो साथियों ये हो जाएगी। दूसरी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इसके पहले और तीसरे का योग कितना होगा? तो 6 4 कितना होगा साथियों? 10 होगा। इसलिए सही जवाब यहां पर आपका जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा साथियों? 10 के साथ जाएगा। यहां पर मुझसे साथियों एक मिस्टेक होगी, पहले वाले क्वेश्चन में मुझसे यहां पर एक मिस्टेक होगी। कहा गया था प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक के स्थान बदल दिए जाए। हमने बिल्कुल साथियों बदल दिए जाए। तो तीसरे सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, देखिए पहली सबसे बड़ी संख्या ये, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये, तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये, यानी कि इसके तीसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले और दूसरे अंकों का योग, यानी कि इसके आपसे पूछ रहे हैं कि पहले और दूसरे अंकों का योग कितना होगा? तो 7 और 9 16 होगा साथियों। मैंने इसका कर दिया गलती से, तो कुल मिला के इसका सही जवाब 16 होगा। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में कैसे साथियों? वैसे तो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिखते ABC से लेकर साथियों Z तक। विपरीत क्रम का मतलब है Z सबसे पहले आ जाए, उसके बाद Y आ जाए, उसके बाद X आ जाए, उसके बाद W आ जाए और ये क्रम जारी रहे A तक जाए। तो कहने की यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, कहां से साथियों? यानी कि कहा गया है बाईं ओर से, यानी कि इधर से 15वां अक्षर क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। कभी भी आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि ऐसे, और आपसे कहा जाए बाईं तरफ से 15वां अक्षर क्या होगा? तो बाईं तरफ से 15वां अक्षर पूछे तो साथियों कुल मिला के 26 लेटर होते हैं। आपको 27 में से 15 घटा देना है तो कितना बचेगा साथियों? 12 बचेगा। तो इधर से साथियों आप देखोगे, इधर से देखोगे तो 12वें नंबर पर इधर से क्या आता है साथियों? आप सभी लोग जानते हैं L आता है, तो L आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बाईं तरफ से पूछे तो 27 में से उतना अगर कहा जाता 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो 27 में से 10 घटाते साथियों 17 आ जाता और 17 पर होता है Q, ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के जितनी जानकारी आपको दी है इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। तो यहां पर निम्नलिखित का सही संबंध दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। धूम्रपान करने वाले लोग, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों का एक आपको आरेख बताने, लेकिन यहां पर तो कुछ दे ही नहीं रखा है साथियों, ठीक है। यहां पर तो चित्र आपको दिख ही नहीं रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मान लेते साथियों वकील ये हो जाएंगे। अब हम कह सकते कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते होंगे, तो इतने वकील मान लीजिए धूम्रपान नहीं करते हैं और इतने वकील धूम्रपान करते हैं, ठीक है ना।
उसके अलावा अगर बात करें धूम्रपान करने वाले इतने वकील मान लेते हैं धूम्रपान करते हैं और इतने वकील धूम्रपान नहीं करते हैं, तो कुल मिला के आरेख आपका जो बनेगा इसी टाइप से बनेगा। ऑप्शन में ऐसा अगर आरेख दिया गया है तो वही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। यदि परसों शनिवार है तो कुल मिला के आज से हम लोग साथियों शुरू करते हैं। ये आपका आज हो गया, ये कल हो गया और ये आपका साथियों क्या हो गया, परसों हो गया। तो कहा गया है साथियों परसों क्या है, परसों आपका साथियों शनिवार है तो परसों शनिवार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल यानी कि कल को क्या दिन होगा साथियों, शुक्रवार हो जाएगा, चलिए शुक्रवार हो गया। और आज क्या हो जाएगा, आज आपका साथियों गुरुवार हो जाएगा। तो कहा गया है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यानी कि कल तो आपका ये हो जाएगा बीता वाला कल, और 1 2 3 आपका हो जाएगा। कुल मिला के इतनी बात आपको समझ में आई। गुरुवार आज है तो गुजरे कल को क्या होगा साथियों, बुधवार होगा, बुधवार होगा, या आपका मंगलवार हो जाएगा, या आपका सोमवार हो जाएगा, ये आपका साथियों रविवार हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा साथियों, रविवार हो जाएगा। और रविवार कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक कूट भाषा में MENTION को LNEITNO लिखा जाता है तो PATTERNO साथियों क्या लिखा जाएगा। ये इतनी सी बात आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें M लिखा है, E लिखा है, N लिखा है, उसके अलावा T है, I है, O है और N है। यहाँ पर क्या लिखा, मतलब इसको लिखा जाता है LNEI, बहुत अच्छे से समझेंगे साथियों, T N और O। अब यहां पर आप एक चीज देखिए साथियों, आपको एक चीज क्या नजर आ रही है ये आप लोग एक तरीके से देख लेंगे। देखिए अगर हम इसकी बात करें ना तो ये O यहां पर है और N ये यहां पर है, ये I यहां पर है, ये T यहां पर है, ये N यहां पर है, ये E यहां पर है। तो कम से कम इतना तो कीजिए आप, जैसे N यहां पर है तो N यहां पर आ जाएगा, R आपका यहां पर आ जाएगा, E यहां पर है साथों, E आपका यहां पर आ जाएगा, T आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, T आपका साथों यहां पर आ जाएगा, A आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो साथियों आप इतना बताइए, ठीक है ना। तो RNR ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, RNTE उसके बाद AT है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो अब अगर साथियों बात करें, देखिए RNRNTEAT, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अब एक काम ये देख लीजिए कि ये M से ये P कैसे हो गया है, M से साथियों ये P कैसे हो गया है, इतना आपको साथियों देखना है और बस आपको दे देना है क्या साथियों, जवाब। चलिए तो जो आपका M से क्या हुआ है साथियों, यहां पर मैं आपको बतला देता हूं। M से L में एक फर्क है और एक फर्क है साथियों, तो यहां पर भी एक फर्क होगा, तो कुल मिला के O आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 2 लेटर लिखे हुए हैं, एक एक्स्ट्रा लिखा है, एक एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे कुल मिला के, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा। भिन्न शब्द को चुनिए, यानी कि सबसे अलग इसमें से कौन सा है बताइए, बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख या सुंदर। मैं कहूंगा साथियों ये और ये एक तरीके से क्या होंगे साथियों, एक ही श्रेणी में, लेकिन मूर्ख एक तरीके से अलग होता है ना, ठीक है। तो कुल मिला के पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एक थोड़ा सा नेगेटिव है, आंसर आपका जाएगा C के साथ। उसके बाद देखिए तो अब आपके सामने साथियों देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा, आपने साथियों सबसे पहले देखे कौन से क्वेश्चन, आपने हिंदी के 37 क्वेश्चन देखे, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपने क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन देखे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो अब साथियों उसके बाद यहां पर आप लोग कौन से क्वेश्चंस देखेंगे, अब आप लोग साथियों यहां पर एक तरीके से जो है ना वो जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जीके का आपके सामने है कि लाल ग्रह साथियों किसको कहा जाता है। तो लाल ग्रह की अगर बात करें साथियों, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। अगर नीला ग्रह पूछे तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन कौन सा होता है साथियों, 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। साथियों इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कीजिएगा, ये जीके के सबसे दमदार क्वेश्चन एक तरीके से साथियों यहां पर लिए गए हैं आप सभी के लिए। यहां पर अगर बात करें साथियों किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो सकता है, 3 जनवरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 जनवरी को
पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल होते हैं साथियों, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद देखिए यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस है, तो ये कहां पर स्थित है? ये साथियों रूस में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? तो रूस में स्थित है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है साथियों? तो जो सहारा मरुस्थल की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके एग्जाम में बहुत आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए? तो नहीं साथियों। उसके अलावा अगर बात करें सबसे अधिक मोंगे के लिए नहीं, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है साथियों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो वेटिकन सिटी है ना साथियों, वेटिकन सिटी ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है साथियों, बताइए। तो पोलैंड की अगर बात करते हैं साथियों, पोलैंड में क्या मुद्रा चलती है? जलोटी मुद्रा चलती है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो जलोटी आपको बताना है। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में पाई जाती है? यानी कि सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है साथियों, वो कौन सी पाई जाती है? वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश की साथियों जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में ही सागौन के जंगल पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, बताइए। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की जब हम साथियों बात करते हैं, आप लोग ये लद्दाख में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहलाया जाता है। मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे जब हम बात करते हैं यहां पर जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी साथियों आपकी जो होती है ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर ही पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है साथियों, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों भारत के किस राज्य की बात चल रही है? राजस्थान की बात चल रही है, यानी कि भारत के राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। उसके बाद देखिए बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में है साथियों, बताइए। तो ये तो उत्तराखंड में है। कहां पर है साथियों? यानी कि जो बिनसर के जंगल है ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी आप रुके रहिएगा और यहां पर मैथ के क्वेश्चंस, एक तरीके से टॉप लेवल के मैथ के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर साथियों देखेंगे। चलिए, भारत में एक वित्तीय वर्ष की जब हम साथियों बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष बोले तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही भारत में एक वित्तीय वर्ष होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? तो व्यापार की शर्तों का एक उदाहरण है, ऋणाधार का एक उदाहरण है, व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है, या विदेशी व्यापार का एक उदाहरण है? तो मैं कहूंगा व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है आयात पर कर। उसके बाद देखिए एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया, बताने की कोशिश करेंगे। तो रोएंटजन की जब हम बात करते हैं साथियों, यानी कि विलियम के रोएंटजन ने ही एक्सरे का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें से कौन सा है, बताइए। तो अप्सरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि भारत में जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम क्या है? अप्सरा उसका नाम है। उसके बाद देखिए भारी जल की साथियों खोज किसके द्वारा की गई? तो भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई? यूरे के द्वारा की गई। किसके द्वारा? यूरे के द्वारा की गई। इसको D2O भी कहा जाता है, यानी कि भारी जल को साथियों D2O भी कहा जाता है और यूरे के द्वारा इसकी खोज की गई। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सबसे ज्यादा महत्व का वर्णन किया गया है? तो इंद्र की साथियों जब हम बात करते हैं, इंद्र आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है वो किस देवता को दिया गया है? वो इंद्र देवता को ही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है साथियों, बताइए। तो जो उपनिषद है ना साथियों, उपनिषद ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका साथियों जो जाएगा
वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उपनयन समारोह से मतलब क्या है, से अभिप्राय क्या है, ये बहुत एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है इसके तहत? नहीं। बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं? तो नहीं। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है? तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि उपनयन समारोह का मतलब जो होता है वो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उपनयन समारोह इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, थानेश्वर से स्थानांतरित होकर राजधानी जो बनाई थी हर्षवर्धन ने, वो कन्नौज को बनाई थी, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 1556 में पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था साथियों? ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय साथियों मुगल सम्राट यानी कि जो मुगल सम्राट थे ना, उनका शासन चल रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिनका आंसर यहां पर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बताइए कि निम्नलिखित में से दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को साथियों स्वीकार किया था। चलिए तो यहां पर साथियों अगर आप लोग बात करते हैं, मैसूर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मैसूर वो दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें यहां पर कि कब ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, तो यहां पर अगर बात करें 1909 आपके इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों तो अब हम लोग यहां पर कौन से क्वेश्चंस देख लेते हैं? मैथ के क्वेश्चन साथियों यहां पर हम लोग एक तरीके से देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और है साथियों, उसके बाद यहां से कुछ क्वेश्चन और हैं। अच्छा, यहां पर अभी 38 क्वेश्चन साथियों मेरे हिसाब से नहीं हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 85 तक जब आप अगर पहुंचेंगे ना, तो तब आपके साथियों 38 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन और आपको देखना है साथियों। देखिए डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। किसके माध्यम से साथियों अवध को कब्जे में लिया था? तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे अवध को कब्जे में लिया था। उसके बाद देखिए स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी कि स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले जो शुरू की गई थी वो बंगाल और बिहार के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो ये तो आप लोग जानते हैं 1853 में बॉम्बे में चलाई गई, थाने के मध्य चलाई गई। ठीक है, बंबई और थाने के बीच चलाई गई 1853 में। तो इस प्रकार आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है साथियों, बताइए? तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। ये कहां पर है साथियों? चौरी चौरा नामक स्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें साथियों असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में साथियों वापस ले लिया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नाम का एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो फिनिक्स के नाम से जाने जाएगा। यानी कि साथियों गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी फिनिक्स में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर साथियों आपका क्या हो सकता है। चलिए मतलब अगर बात करें साथियों यहाँ पर फिनिक्स की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के द्वारा फिनिक्स बस्ती नाम का एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की गई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण साथियों क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना। तो बिल्कुल साथियों इसका मुख्य कारण यही था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाई जाए। उसके बाद देखिए
सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बंबई से सिंध प्रांत का जो निर्माण हुआ साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क है, जिसे अब जंग आजादी पार्क नाम दिया गया है, ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मेरठ में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो अब साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन को, साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे तो मैथ का पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक विमान जो कि 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर लेता है। करें कि यदि उसकी गति को 250 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाता है तो 9000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में साथियों विमान के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ये बात साथियों सिर्फ आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां पर सबसे पहले अगर बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि दूरी दी गई है साथियों 6000 किलोमीटर, तो और समय दे रखा है 8 किलोमीटर। तो अगर साथियों हमें गति ज्ञात करना हो, अगर हमें चाल ज्ञात करना हो, तो क्या होता है साथियों, दूरी कितनी है, दूरी बटा समय आ जाता है, समय 8 घंटे है। तो ये तो इससे चाल निकल आएगी। चाल एक बार साथियों आप लोग याद कर लो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 सत्ते 56 हो गए, 4 जाएगा साथियों 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं चाल आपकी कितनी हो जाएगी, 750 हो जाएगी। लेकिन उसके बाद यहां पर कहा गया है कि यदि उसकी गति यानी कि उसकी चाल, चाल और गति एक ही चीज है, कहने कि उसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती है। 750 किलोमीटर प्रति घंटा तो थी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती है साथियों, तो उसकी चाल कितनी हो जाती है, 1000 किलोमीटर चाल हो जाती है। तो कह रहे हैं कि चाल अगर 250 किलोमीटर और बढ़ा दी जाती है तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों समय आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे स्पीड होता है, यानी कि दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी कितनी साथियों निकल कर आई, दूरी यहां पर दे रखी है 9000 किलोमीटर है, और चाल कितनी है साथियों, चाल यहां पर 1000 है। तो अगर बात करें साथियों समय आपका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 9 घंटे का निकलेगा। इसलिए सही जवाब जो जाएगा वो 9 घंटे के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं कि 8000 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है, और यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए 4% दर बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन हमें ये तो पता चले कि 4% बढ़ाने से पहले दर कितनी है। तो हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर पी भी है, यानी कि राशि भी है, समय भी है, ठीक है ना, मिश्रधन भी है। हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा आर कितनी है, यानी कि आर बोले तो दर साथियों कितनी है। और दर बराबर अगर बात करते हैं तो साधारण ब्याज इंटू 100 बटे क्या आ जाता है साथियों, पी इंटू टी आ जाता है। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर बात करें साथियों दर को ज्ञात करने के लिए, मूलधन इतना है और मिश्रधन इतना है, तो इन दोनों को जब घटाते हैं तो ना वो साधारण ब्याज निकल कर आता है। तो 956 में से 800 जाएगा साथियों, तो 156 बचेगा जो कि साधारण ब्याज हो जाएगी, यानी कि एसआई हो जाएगा। और पी कितना है साथियों, 800 आपका पी है, गुणा समय कितना है, 3 वर्ष है। अब अगर इसको कट करने पर आए साथियों, 3 पंजे 15, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इन 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा, तो आर आपकी साथियों कितने निकलेगी, 52/8 निकलेगी। इसको और कट कीजिए, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट लगेगा, और ये आपका 0 बढ़ जाएगा, 8 45, 8 पंजे 40 हो जाएगा। यानी कि आपकी दर साथियों जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो 6.5% दर निकलेगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दर आपको मालूम पड़ गई, दर आपकी कितनी निकली साथियों, 6.5% निकली। अब नई दर कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं कि अगर दर 4% बढ़ा दी जाए, तो अगर इसमें साथियों 4% दर को बढ़ा दिया जाए तो नई दर कितनी हो जाएगी साथियों, एक तरीके से 10.5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 10.5% हो जाएगी। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 4% दर बढ़ा दी जाए तो वही राशि यानी कि 800 राशि और 3 वर्ष वही समय, तो कितनी हो जाएगी वो राशि, यानी कि ए बराबर आपसे पूछा जा रहा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए ए बराबर होता है पी, यानी कि मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। तो पी भी आपको पता है, ठीक है ना, और साधारण ब्याज आप निकाल लो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है साथियों, पी आर टी। क्या साथियों, पी आर टी बटे 100 होता है। पी की अगर बात करें साथियों 800 है,
आर की अगर बात करें नई दर हमें 10.5% मिली है, गुणा टी की अगर बात करें साथियों 3 वर्ष है, बटे में क्या आ जाएगा साथियों 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, तो अब देखिए ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर साथियों कट करें 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको अगर कट करें साथियों 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 तियां 12 और 21, यानी कि 12 की गुणा किससे कराना है, 21 से कराना है, करा लीजिए 12 और साथियों यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा। 2 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया। तो कुल मिला के अगर बात करें मिश्रधन हमें ज्ञात करना था ए, यानी कि मूलधन कितना है 800 है और साधारण ब्याज कितना आया है साथियों 252 आया है। तो इन दोनों को जरा आप जोड़े देंगे साथियों तो मिश्रधन आपका कितना निकलेगा, आपका मिश्रधन साथियों कितना निकलेगा 1052 निकलेगा, ठीक है ना। और 1000 ऑप्शन में है साथियों, 1052 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। चलिए साथियों देखिए सभी के सभी आज जो क्वेश्चन लिए गए ना, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए जो आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाना है। देखिए और बहुत आसान सा ये प्रश्न, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ देखने में आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको देखकर छोड़ चले जाएंगे कि सोचेंगे बहुत कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है। अच्छा, शंकु की जब हम साथियों बात करते हैं तो शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, शंकु कुछ साथियों इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। यहां पर जो बताई गई है इसकी त्रिज्या साथियों कितनी बताई गई है, इसकी त्रिज्या बताई गई है, एक सेकंड, 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या। चलिए तो 15 सेंटीमीटर साथियों इसकी त्रिज्या बताई गई है और इसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है साथियों, यानी कि हाइट कितनी बताई गई है 20 सेंटीमीटर बताई गई है, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि इस शंकु जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसको गलाया जाता है और गलाने के बाद उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। तो ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि इस बड़े वाले शंकु से अगर हम छोटे छोटे शंकु निकालें तो कितने शंकु निकलेंगे, यह बात आपसे पूछी जा रही। कुछ नहीं साथियों, इस बड़े वाले शंकु को, ठीक है ना, इस बड़े वाले शंकु में से इस छोटे वाले शंकु के आयतन को हमें भाग देना है और जो बचता है वही आपका छोटे छोटे शंकुओं की संख्या होगी। तो पहली बात तो शंकु का आयतन कितना होता है मैं आपको बतला देता हूं। देखिए साथियों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बड़े वाले का मान लेते हैं साथियों, इसका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन एक तरीके से हो जाएगा। छोटे वाले की अगर बात करते हैं साथियों, छोटे वाले का भी रहेगा तो यही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसमें आर कितना है, बड़े वाले में आर है 15 और छोटे वाले में आर है 1.5, बस इतना फर्क है। देखिए आप सेम क्या है, ये सेम है, पाई भी सेम है, पाई भी कट जाएगा। अब सिर्फ आपको इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि इस वाले आर की वैल्यू क्या है तो 15 है, तो 15 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 15 गुणा क्या हो जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। और ये h कितना है 20 है, तो साथियों यहाँ पर 20 लिख देंगे। उसके बाद नीचे r कितना है, नीचे r की वैल्यू 1.5 है, तो साथियों 1.5 लिख देंगे 2 बार। 1.5 गुणा अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है तो साथियों 5 दे रखी थी, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर पॉइंट हटाए ना साथियों तो यहाँ पर हम 0 0 बढ़ा लेते हैं। अब अगर बात करें यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 कट हो जाएगा। इसको अगर कट करें 5 चौक आपका 20 हो जाएगा और 00 400, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ढले हुए शंकुओं की जो संख्या निकलेगी वो 400 निकलेगी, यानी कि 400 छोटे छोटे शंकु निकलेंगे इस बड़े वाले शंकु में से। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर बताइए। देखिए एक दुकानदार टीवी सेटों को पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना होगा। अरे भाई 6500 रुपए टीवी का अंकित मूल्य है, इस पर 12% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 88% में बेचा जाता है। तो जब इसको 88% में बेचा जाता है 6500 रुपए वाली चीज को, तो कितने रुपए में वो बिकेगी। कोई दिक्कत नहीं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 65 और 88 के साथ वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से गुणा हो जाएगी। 8 पंजे 40 हो जाएंगे,
ठीक है, 8 में 40, 8 छंग 48 हो जाएंगे और आपका 48 और 2 आपके 52 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 520 ही आ जाएगा, तो 0275 आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 5720 रुपए में वो बिकेगी अगर 6500 रुपए वाली चीज को 12% की छूट दी जाती है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या है। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, दो लोग हैं, एक तो राजा है और राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, और रमेश की अगर बात करते हैं साथियों तो रमेश के बारे में कहा गया है कि ये उसको 25 दिन में पूरा करता है। यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 20 के पहाड़े में भी आए, 25 के पहाड़े में भी आए, तो 100 एक ऐसा नंबर है। कितनी बार में आएगा, 20 पंजे 100, और ये कितनी बार में आएगा, 25 चौक 100, यानी कि अब हम मान सकते हैं ये पूरा टोटल हमारा काम हो जाएगा। और राजा एक दिन में 5 काम करता है और रमेश एक दिन में 4 काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, कहा क्या गया है कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, ठीक है, राजा ने काम शुरू किया, यानी कि पहले तो ये 10 दिन तक काम करता है। अरे भैया अगर एक दिन में ये 4 काम करता है तो 10 दिन में ये कितना काम कर पाएगा, 40 काम कर पाएगा। अब काम है टोटल 100 और 40 काम तो रमेश ने कर दिया, बचेगा कितना काम, 60 काम बचा है। उसके बाद कह रहे हैं कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, ठीक है, राजा ने भी काम शुरू कर दिया, यानी कि अब इस 60 काम को जो करेंगे ना वो दोनों लोग करेंगे, तो कहने के पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इतनी सी बात साथियों आपसे यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये 9 लोग डेली काम, यानी कि 60 अगर काम बचा है और 9, ठीक है ना, एक दिन में 9 काम किया जा रहा है। अरे भाई 9 ही तो किया है, 5 राजा करता है एक दिन में और 4 रमेश करता है, दोनों मिलकर 9 काम करेंगे, और काम कितना बचा है, 60 बचा है, तो इसको कितने दिन में साथियों कर पाएंगे। इसको कट कर लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, इधर आपके कितने दिन लग पा रहे थे साथियों, देखिए इधर आपके 10 दिन काम ये हुआ है और 20/3 दिन काम ये हुआ है, तो मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं साथियों, मैं कह सकता हूं एक तरीके से, तो मैं कह सकता हूं साथियों इसको भी एक बार आप क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों कट करेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें 20/3 है ना, तो इसको 20/3 को देखिए 10 दिन काम तो ये आपका ही है, 10 दिन काम, इसको कितने दिन काम करे ये भी तो जोड़िए, तो 3 एकम 3 हो, 3 छंग 18 हो जाएगी, 20 है, 3 छंग 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि इधर काम करने में पूरा 6 दिन, 2/2 सही 2/3 दिन लगे, और इधर 10 दिन लगे, यानी कि 10 दिन पूरा पूरा और 6 दिन पूरा पूरा, 16 दिन तो यही लग गए, और 2/3 दिन साथियों ये और लग गए। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा कार्य करने में 16 सही 2/3 दिन का समय लगेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले, तो 62% मत मिले, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या साथियों कितनी होगी, आपसे पूछी जा रही। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, देखिए 62% मत मिले अगर इसको, ठीक है, तो चुनाव में जो हारा है उम्मीदवार, जो हारा है उसको कितने प्रतिशत मत मिले होंगे, यानी कि जीतने वाले को अगर 62% मत मिले हैं तो हारने वाले को जाहिर सी बात है 38% मत मिले होंगे। और कह रहे हैं कि वो 144 मतों के अंतर से चुनाव हार गया, यानी कि इनका अंतर जो है ना साथियों, इनका अंतर ही कितना है, 144 है, ठीक है ना, और इनका अंतर है असल में कितना देख लेते हैं साथियों, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 24% की जो वैल्यू है वो 144 है, ठीक है ना। 24% की वैल्यू 144 है, तो 100% की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि डाले गए मतों की कुल संख्या जो होगी ना वो 100% ही तो होगी एक तरीके से। तो इसको, ये तो 1% की वैल्यू हो गई, इसको 100% बनाने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 की 100 से गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी, 600 होगी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 1.21 और 0.09 का माध्य आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं आपको करना है, इसके ऊपर साथियों माध्य का है ना, तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए? अंडर रूट चढ़ा दीजिए। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे साथियों क्या 2 जीरो बढ़ाएंगे। देखिए 1.1 1.21 है ना, और अगर यहां पर बात करें गुणा, ठीक है, 0.09 है, यहां पर था। अब अगर बात करें इस पॉइंट को हटाएंगे साथियों, तो 1 लिख के 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहां पर भी 2 जीरो बढ़ाएंगे इस पॉइंट को हटा के। तो अब आपके सामने साथियों क्या हो आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये 121 ये किसका स्क्वायर है? ये 11 का स्क्वायर है, तो साफ साफ 11 बाहर आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है साथियों, तो 3 बाहर आ जाएगा। ये भी 10 का स्क्वायर है, ये भी 10 का स्क्वायर है, यानी कि 10 गुणा 10, ये भी बाहर आ जाएगा। तो 11 तियां कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इन 2 जीरो को हटाकर साथियों 1 2 यानी कि 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो पॉइंट 3 और 3 आ जाएगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है, यानी कि 9 में से 1 महिला, 9 में से 1 महिला, प्रत्येक फैक्ट्री में 9 में से 1 महिला कामगार है, यानी कि 8 और 1 का अनुपात बनेगा साथियों। कह रहे हैं 9 अगर लोग हैं तो 9 में से 1 महिला है और 8 क्या होंगे? 8 हो सकते हो पुरुष हो। कह रहे हैं कि यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 8x अनुपात x कह सकता हूं, और इस 1 की वैल्यू जो कितनी दी गई है वो 125 दी गई है, तो कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 125 की 8 से गुणा करा लीजिए, 8 पंजे 40 हो जाएगी, 8 दूना 16 और 20 हो जाएगी, 8 एक माटी यानी कि 1000 हो जाएगी। तो ये आपकी 1000 आ गई। अब अगर पुरुष 1000 हैं तो महिलाएं 125 हैं, ये कहा गया। तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है साथियों? कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 और 125 साथियों 1125 हो जाएगी, और 1125 ही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए ये सब अंडर रूट में है, 156.25 और 0.0081 माइनस 0.0, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? 0.361 कुल मिला के लिखा है। तो देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखिए ये जो है ना, ये किसी का 15,625 किसी का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये 125 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो 1 नंबर के जब ये बाहर आएगा ना रूट से, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट यहां पर आ जाएगा। अब ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 लिख लेते हैं। अब यहां पर 4 संख्या के बाद साथियों पॉइंट लगाए ना, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आ गया। अब ये भी किसी संख्या का साथियों स्क्वायर है, तो ये 19 का स्क्वायर है। यहां पर भी 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा, तो ये जब रूट से बाहर आएगा तो 2 संख्याओं के बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा। तो अब आपके सामने जो आ चुका है वो इतना आ चुका है, इतनी सी बात आपको करना है साथियों। चलिए तो 12.5 में से अगर 0.09 साथियों हम जोड़ते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा? हमारे पास इतना आ जाएगा। और इसमें से साथियों 0.19 अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो साथियों हमारे पास 12 एक तरीके से 40 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, और ये आज का साथियों अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसको देखिए साथियों बहुत अच्छे तरीके से और देखकर बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ब्रैकेट में है 400 प्लस 16 भाग 0.2 है, ठीक है ना। भाग साथियों ये भाग लिखा हो, ये क्या है? ये साथियों एक तरीके से भाग बना हुआ, ये बराबर हो गया यहाँ पर। तो भाग 0.05 है, इसका प्रतिशत बराबर 1700 है। तो कुल मिला के प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर साथियों क्या आएगा? इतनी सी बात आपसे कुल मिला के पूछी गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग क्या करते हैं साथियों एक तरीके से, देखिए तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, देख लेते साथियों इस सवाल का भी जवाब क्या होगा। 400 लिखा है ना, तो 400 साथियों लिख दिया जाएगा प्लस आपका। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ना, 16 भाग क्या है साथियों? 16 भाग है ना, तो यहां पर 0.2 आ जाएगा।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक तरीके से भाग है और 0.0 एक तरीके से यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। 2 की अगर बात करेंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 80 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करवाएं, 400 प्लस आपका 80 हो जाएगा। अब ये इसके भाग में आ जाएगा, इसके भाग में आएगा तो 0.05 आ जाएगा, यानी कि 2 संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाएंगे इसलिए 2 0 ऊपर बढ़ाएंगे। अब आपके पास 8000/5 है ना, तो इसको कट कर अगर आप करेंगे तो 8 एकम 8, सॉरी 5 एकम 5, 5 छंग 30 और ये आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के 1600 और 400 आपका कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 गुणा प्रतिशत, ठीक है ना, इसके नीचे भी तो 100 आ जाएगा। अरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत लिखा है तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर कितना है साथियों, 1700 है। अब देखिए अगले स्टेप पे पता क्या करेंगे, 1700 लिखेंगे और ये 100 की गुणा साथियों इससे आपकी हो जाएगी और भाग में क्या आ जाएगा, 2000 आपके भाग में आ जाएगा। तो इस 2 0 से ये 2 0, इस 1 0 से ये 1 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 85 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर 85 तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। इसी प्रकार की साथियों कुछ और क्लासेस बनाई गई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा मानना है उन सभी क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो यूपी पुलिस की तैयारी आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।